नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। इससे पहले हमने पढ़ा बुद्धि, फिर पढ़ा हमने स्वेगात्मक बुद्धि, और अब हम पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता या हम उसको कहें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते, यानी कि हर एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होगा, बिल्कुल सेम कॉपी, यानी कि प्रतिलिपि। जैसे होता है ना A4 शीट बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेना। सिमिलरिटी तो ऐसे हो सकती है कि जैसे मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है और ये एक सर्कल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, बट ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। और एक होता है कि ये एक ट्रायंगल है जो तीन साइड्स के साथ है, और दूसरी एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स भी क्या है, 3, यानी कि इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये पूरी तरीके से इसको क्या कर जाएगी, ओवरलैप। अब ओवरलैप किस में करेगी, जब यहां पर बात करें कि वो शारीरिक रूप से भी सेम हो, वो मानसिक रूप से भी सेम हो, वो स्वेगात्मक रूप से भी सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक आदमी दूसरे आदमी से अलग मिलेगा, उसकी बुद्धि अलग मिलेगी, उसकी पुतलियों का रंग अलग मिलेगा, उसकी मानसिक बुद्धि अलग मिल जाएगी, उसकी इमोशनल बुद्धि अलग मिल जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। सिमिलरिटी हो सकती है, सिमिलरिटी दो आदमियों में हो सकती है। अब मुझे कोई चीज खाने में पसंद है, वो हो सकता है कि दूसरे को भी पसंद हो। मुझे मैगी पसंद है तो दूसरे को भी मैगी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर एक चीज के अंदर सिमिलरिटी होगी तो दूसरी चीज में क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है मेरी हाइट इतनी हो और दूसरे की हाइट इतनी हो, या किसी आदमी के लिए मेरे संवेग अलग हो, मुझे उसके अंदर पॉजिटिविटी नजर आती हो और दूसरे का वो हो सकता है दुश्मन हो, यानी कि संवेगात्मक रूप से हम दोनों सही नहीं है। हाइट की बात करूं तो शारीरिक रूप से सही नहीं है। अगर बुद्धि लब्धि की बात करूं, IQ लेवल की बात करूं, तो मानसिक लेवल सेम नहीं होगा। हो सकता है कि मेरा मैथ अच्छा है, दूसरे का मैथ अच्छा हो, बट मेरा मैथ अच्छा है, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, दूसरे की फिजिक्स मैथ के साथ अच्छी हो। यानी कि दो आदमी एक जैसे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। मैथ की टर्म में बताऊं तो मैथ की टर्म में एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी का मतलब होता है शेप सेम है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। समझ में आया? तो कोई भी दो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या स्वेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते, संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। उनके अंदर क्या पाए जाएगी, उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, डिफरेंसेस पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये बात किसने की थी, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात है, ये किसने की थी, फ्रांसीसी गाल्टन ने। अब इन्होंने पहले भी कुछ काम किया है, याद हो तो तुम्हें बुद्धि वाले चैप्टर में पढ़ाया था। फ्रांसीसी गाल्टन ये वही है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था, हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस के अंदर इन्होंने, फ्रांसीसी गाल्टन ने क्या बताया था कि दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते, उनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और उन्होंने ये बात अपनी हेरिडिटी जीनियस के अंदर कही। और इसके ऊपर बात करने वाले आदमी और मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, टायलर है, और कौन है, स्किनर है। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने फिर इसके ऊपर काम किया,
ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में एक मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? फ्रांसिस गाल्टन। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया था और फिर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते। टायलर ने क्या कहा था? टायलर ने कहा था कि दो आदमियों का रंग, दो आदमियों की स्मरण शक्ति, दो आदमियों का चिंतन, दो आदमियों की सीखने की क्षमता, दो आदमियों का बिहेवियर, दो आदमी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि आदमी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कौन सी हो सकती है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से हो सकते हैं? शारीरिक रूप से दो आदमी अलग हो सकते हैं। आगे पूरी बात तुम लिख लेना बेटा, आज मेरा एग्जाम है, छोटी सी क्लास लूंगी, इस टॉपिक को खत्म करूंगी। शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, मानसिक रूप से उनकी बुद्धि अलग हो सकती है, उनकी स्वेगात्मक बुद्धि अलग हो सकती है, उनकी रुचि अलग हो सकती है, उनकी सीखने की क्षमता अलग हो सकती है, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, उनका व्यवहार अलग हो सकता है, अलग हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? उनकी उपलब्धि अलग हो सकती है, कितना वो अचीव करते हैं। ठीक है। और क्या अलग हो सकता है? उनका रुचि, अभिव्यक्ति, काम करने की क्षमता, यानी कि गत्यात्मक भिन्नता। गत्यात्मक विभिन्नता। खेत में कोई खेती कर रहा है, ठीक है, खेत में फसल को काटने गया, दराती से वो कटाई करने जाते हैं तो किसी का हाथ तो बड़ा स्पीड से चलता है और किसी का हाथ बहुत धीरे धीरे चलता है। सिलाई करता है कोई आदमी तो कोई तो बहुत जल्दी, मतलब 1 घंटे में एक सूट को सिल देता है और कोई उस सूट को सिलने में 3 घंटा लगा दे। यानी कि उनके अंदर क्या होती है? गत्यात्मक विभिन्नता होती है। साइकिलिंग कर रहा है, अब साइकिलिंग के अंदर भी फर्स्ट सेकंड, मतलब इसके अंदर भी कंपटीशन होता है, तो ये क्या होती है? उनकी गत्यात्मक विभिन्नताएं। ये किसके कारण होती है? इसको प्रभाव करने वाले, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? करने वाले कारक, देखो सबसे मेन कारक तो बताया जाता है वंशानुक्रम और वातावरण। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे मेन कारण क्या है? उसका जो वंशानुक्रम है, उसकी पीढ़ियों से जो गुण निकल कर आते हैं, उसके पेरेंट्स से आए या उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स से। ठीक है। फिर दूसरा कारण क्या है? वातावरण। अब उसके बाद और क्या हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग कैसी दी जाए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। अब कोई गरीब बच्चा है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको कोई चीजें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसको अच्छे स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, उसका टीचर अच्छा नहीं होगा, उसके पास बुक्स अच्छी नहीं होगी, तो वो अधिगम कैसे करेगा, वो लर्निंग कैसे करेगा? जो आसपास का जो पर्यावरण है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, ठीक है, ये सब उस बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं। अब जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, वो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनका जो IQ लेवल है, वो भले ही जो जन्म से वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको एक प्रशिक्षण नहीं मिला, उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला, उनको एक एजुकेशन नहीं मिली, तो वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल दब जाता है। तुमने देखा होगा कि गांव के बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है, शहर वाले बच्चों का अमूमन देखा जाता है कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है, शहर वाले बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता।
लेकिन जब उनको स्टेज पर खड़ा करके उनसे एक्सप्लेनेशन किया जाए तो शहर वाले बच्चों को शायद इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो वो गलत सलत करके अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो अपनी बात को कह पाते हैं। हालांकि उनके मैथ के नंबर देखे जाएं पेपर में तो नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो अमूर्त चिंतन है मैथ के लिए वो कंसेप्ट, वो बिल्डिंग नहीं बन पाती है जितना गांव के लड़कों। अरे लड़के लड़की का डिफरेंस ही देख लो। आजकल तो सब बराबर हैं, लेकिन पहले क्या कहा जाता था कि लड़के मैथ लेते, ठीक है, यानी कि वहां पर क्या किया जाता था, उनके साथ जेंडर बायस किया जाता था कि लड़कों को मैथ आता है, लड़कियों को मैथ नहीं आता। एक जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, एक जेंडर बायस होता है, ठीक है। जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप दोनों अलग अलग बात है। एक तो पारंपरिक रूढ़िवादिता को दे, वो तो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि लड़कियों को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना या 7 बजे से पहले वो घर आ जाएंगी। ये तो क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। और एक होता है कि लड़कियों को मैथ नहीं आता, ठीक है। ये क्या है कि जेंडर बायस है। तो ये जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, इनका इफेक्ट भी किसके ऊपर पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। बात करूं उनकी जाति, वो कौन से देश में जन्मे, उनका देश कौन सा है, उनका धर्म कौन सा है, उनका लिंग कौन सा है, उनकी जाति कौन है, ये क्या होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक की बात करूं, वंशानुक्रम। सबसे पहले मैंने इसी का नाम क्यों लिखा, तुमने सोचा कि वंशानुक्रम क्या होता है? जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी, यानी कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्रों से जो जीन्स आते हैं। अब वो गुण किसके हो सकते हैं, माँ बाप के भी हो सकते हैं, और माँ बाप को माध्यम बनाकर हमारी पीछे वाली पीढ़ियों के भी गुण हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि गुणों का जो स्थानांतरण होता है, वो तो बच्चा जब गर्भ में आता है, गर्भ में जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होता है, उसी टाइम पर उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का। जब बच्चा जन्म लेगा तभी तो उसके ऊपर वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा ना, उसकी फैमिली है, उसकी सोसाइटी है, उसका स्कूल है। वातावरण इफेक्ट, वो कहाँ जन्म लेता है, कौन से देश में जन्म लेता है, वो कौन सी कास्ट में जन्म लेता है, उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, ये बात तो कब होगी, जब बच्चा जन्म ले लेगा। जन्म से पहले इफेक्ट किसका आता है, वंशानुक्रम। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा। जन्म लेने के बाद उसके ऊपर वंशानुक्रम, जन्म लेने के बाद उसके ऊपर किसका इफेक्ट आएगा, वातावरण का। फिर उसने जन्म कहाँ लिया, यानी कि कौन से देश में लिया, फिर उसके बाद कौन सी जाति में जन्म लिया, फिर उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, उसके बाद उसके अंदर परिपक्वता कितनी है, मैच्योरिटी कितनी है। परिपक्वता यानी कि वो किसी चीज को कितना जल्दी सीख पाता है। फिर उसके बाद उसकी आयु क्या है। अब 6 साल का बच्चा और 15 साल का बच्चा, दोनों ही लड़के, क्या वो दोनों का आईक्यू लेवल सेम होगा, नहीं होगा। 6 साल वाला बच्चा एक अलग तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, जो 6 साल वाला बच्चा है उसके अंदर चिंतन तो होता है, लेकिन चिंतन कौन सा होता है, अतार्किक चिंतन होता है। लेकिन 15 साल वाला बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है। अब 9 साल वाले बच्चे की बात करूंगी तो वो भी तार्किक चिंतन करता है, लेकिन तार्किक कौन सा करता है, मूर्त चिंतन करता है। मैंने मतलब एज को लेकर ही मैंने 3 एग्जाम्पल दी थी। बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, पैदा होते ही वो चिंतन नहीं करता है, ठीक है, अचिंतन की अवस्था बोला जाता है उसको। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो कौन सा चिंतन करने लग जाता है, वो चिंतन तो करता है लेकिन अतार्किक चिंतन करता है। फिर उसके बाद तार्किक चिंतन के साथ वो मूर्त चिंतन करता है, और फिर लास्ट में जाकर वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जिन बच्चों को मैथ ज्यादा आता है वो कैसा चिंतन करते हैं, वो अमूर्त चिंतन करते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर कोई डायग्राम, कोई मूर्तियां बनी नहीं होती, तो वो अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट तैयार करता है, खुद इमेजिन करता है। वो चिंतन कैसा होता है, अमूर्त चिंतन। यानी कि आयु का प्रभाव पड़ता है, आयु के साथ साथ उसकी वृद्धि, उसकी बुद्धि कैसी है, उस चीज का ऊपर भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वातावरण, यानी कि बच्चे की जो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। वंशानुक्रम कारक है, वातावरण है, वो कौन से देश में जन्म लेता है, किस जाति में जन्म लिया उसने, कौन से धर्म में है, उसकी लिंग क्या है, उसकी परिपक्वता कितनी है, उसकी आयु और वृद्धि कितनी है, ठीक है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शारीरिक रूप से उसकी उपलब्धि कितनी है, उसका गत्यात्मक नेचर कितना है, वो कितना जल्दी से किसी काम को सीख पाता है, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। अब मेन कारण कौन से पढ़ेंगे हम, वंशानुक्रम और वातावरण।
पहला क्वेश्चन मैं पूछूं तुमसे कि वंशानुक्रम और वातावरण का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, या वंशानुक्रम अकेले से डेवलपमेंट हो जाती है, या वातावरण अकेले से डेवलपमेंट हो जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जितना वंशानुक्रम की भागीदारी होती है उतना ही क्या होता है वातावरण का। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। अगर वंशानुक्रम का प्रभाव 0 है तो ऑटोमेटिक उसकी डेवलपमेंट 0 होगी और वो बच्चा मर जाएगा, या वातावरण 0 कर देंगे तो भी वो बच्चा उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है, ऐड नहीं कर सकते, इनको क्या करेंगे, मल्टीपल। बात करूं हेरिडिटी और एनवायरमेंट, दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं। हेरिडिटी, क्लास को छोटी बनाएंगे, हेरिडिटी और दूसरा क्या है, एनवायरमेंट। हेरिडिटी तो क्या होती है, वंशानुक्रम, जो कहां से निकल कर आएगी, पिछली पीढ़ियों से। अब पिछली पीढ़ी उसकी माँ बाप वाली भी हो सकती है और माँ बाप के माँ बाप वाली भी हो सकती है। और वातावरण क्या है, बाह्य कारक। पर्यावरण क्या है, परि और आवरण, जो हमारे चारों तरफ से ढका हुआ है। अब चारों तरफ से ढका हुआ है यानी कि हमारे देश का इफेक्ट, हम कौन से देश में जन्म लेते हैं, हमारी जाति कैसी है, हमारी सामाजिकता कैसी है, हमें कैसा स्कूल मिला, हमें एनवायरमेंट कैसा मिला, यानी कि ये सारे क्या है, बाह्य कारक है। जो हेरिडिटी है वो किससे आती है, इसको क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम, और इसको क्या बोला जाएगा, वातावरण। वातावरण, ठीक है। इसके डिफरेंसेस भी साथ साथ देख लेना, ठीक है। अब वंशानुक्रम ये कहां से आते हैं, ये किससे आते हैं, जीन्स से आते हैं। अब जीन्स कौन से, जो हमारे गुणसूत्रों में, गुणसूत्र क्या होते हैं, एक बस की तरह काम करते हैं। बस में बैठ के जैसे सवारी चलती है, ऐसे ही गुणसूत्र में बैठकर क्या चलते हैं, जीन्स चलते हैं। और वो जीन्स क्या करते हैं, वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। और माध्यम किसको बनाते हैं, माध्यम वो पेरेंट्स को बनाते हैं। यानी कि पेरेंट्स के माध्यम से जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके गुण बच्चे में आ जाना, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब इनके कारण क्या हो सकता है, जीन्स के कारण, यानी कि जैसे कि हमारे आईज का कलर, आईज कलर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी स्किन कलर, स्किन कलर अलग हो सकता है, हमारी हाइट में जो विभिन्नताएं होती हैं वो अलग हो सकती है। यानी कि मोस्टली क्या होते हैं, ये शारीरिक चेंजेस होते हैं या मानसिक। इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धि किस पर कैसी है, वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करेगी। हमारी हाइट कैसी है, हमारी स्किन का कलर कैसा है, हमारी आईज का कलर कैसा है, या हम शाय नेचर के हैं, हम शाय नेचर के हैं, या हम इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रो, जो यूंग और जुंग थे उन्होंने व्यक्तित्व को क्लासिफाई किया था, पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। उसमें कहा था एक इंट्रोवर्ट आदमी होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो अपने अंदर ही शर्मिंदा, जिसके अंदर शाय नेचर होगा, ठीक है। या जो लेखक होते हैं, जो लेखक होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट। और जो राजनेता होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रावर्ट। यानी कि अपने भावनाओं को स्टेज पर जाकर 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच में कहते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वकील होता है, वो क्या होता है, एक्सट्रावर्ट। यानी कि इंट्रोवर्ट बिहेवियर या हमारा एक्स्ट्रावर्ट बिहेवियर, ठीक है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारे हेरिडिटी से आते हैं, हमारे वंशानुक्रम आते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। कलर है, बच्चा जन्म लिया, गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है, कितना चेंज कर लोगे, कितने उसके ऊपर क्रीम्स लगा लोगे, कितनी बार वो उसको पार्लर भेज दोगे। जो कलर है तो कलर है। आंखों का जो रंग है, क्या हम उसको, पुतलियों का जो रंग है उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम अलग अलग टाइप के ग्लासेस यूज करके उसको दिखा अलग दें, लेकिन जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही रहेगा। स्किन का कलर है, जो हमारी हाइट है, वो हमारे किस पर डिपेंड करती है, हमारे गुणों पर डिपेंड करती है। अब कई बार क्या होता है, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी, जो हेरिडिटी के लॉ होते हैं, हेरिडिटी लॉ में मैं फिर बताऊंगी आगे।
कि छोटे माँ बाप के बच्चों की हाइट बड़ी बन जाती है, या बड़े माँ बाप के बच्चों की हाइट छोटी बन जाती है, या काले माँ बाप के बच्चे गोरे पैदा हो जाते हैं, या गोरे माँ बाप के बच्चे काले पैदा हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि अकेला हमारे माँ बाप के जो गुण है ना वही हमारे अंदर नहीं आते, पिछली पीढ़ियों के भी आते हैं। अब मेरे माँ बाप की हाइट छोटी है लेकिन मेरी हाइट अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे पूर्वजों में किसी की हाइट ज्यादा हो और उसके जो गुण थे वो माँ बाप के थ्रू मेरे अंदर आ गए। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं काली हूं और मेरे माँ बाप गोरे हो, लेकिन मैं काली किस पर हूं? अब कई जो अनपढ़ गंवार आदमी होते हैं वो तो ये कह देते हैं हमारा बच्चा ही नहीं, ये तो खरीद कर लाया हुआ बच्चा है। ऐसा नहीं होता। हमारी जो पिछली पीढ़ियों में हो सकता है मेरी दादी, मेरी नानी, मतलब जरूरी नहीं है कि माँ के पेरेंट्स के ही गुण आते हैं, फादर के पेरेंट्स के गुण भी हमारे अंदर आते हैं। अब मतलब मेरी माँ की माँ या मेरी नानी या उनकी माँ या उनकी दादी, किसी का भी गुण कोई भी काला हुआ हो और उसकी वजह से मेरे माँ बाप गोरे हो गए हो, उस टाइम तो क्या था कि वो इफेक्ट गोरे वाला बाहर निकल कर आ गया और मेरे अंदर जब गुण आए तो वो काले वाले बाहर आ गए। ठीक है, तो ये सारे किसके कारण होते हैं? हेरिडिटी इफेक्ट होते हैं। और ये क्या रहते हैं? फिक्स होते हैं। दूसरे क्या होते हैं जो हेरिडिटी में नहीं होते? वो कौन से होते हैं? वातावरण, जो हेरिडिटी के कारण होते हैं, यानी कि इनको छोड़ देंगे या इनके साथ और भी बहुत सारे होते हैं, उनको छोड़ दें, हेरिडिटी इफेक्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे किस में आएंगे? वातावरण में आएंगे। और इनको जैसे मैंने फिक्स कह दिया तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब किसी बच्चे को कैसा वातावरण मिला? ठीक है, अब एक ही माँ बाप के दो बच्चे, माँ बाप को किसी कारणवश शहर में जाकर जॉब करनी पड़ी, एक बच्चा गांव में पढ़ा और एक बच्चा शहर में पढ़ा। जो गांव में पढ़ा हो सकता है कि उसका आईक्यू ज्यादा हो, लेकिन जो शहर में पढ़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग उनके अंदर विभिन्नताएं हैं। रीजन क्या रहा? उनका एनवायरमेंट। एक बच्चा गांव में पढ़ा, आईक्यू दोनों का लगभग सेम था, लेकिन गांव वाला बच्चा हो सकता है कि इंट्रोवर्ट बन गया और शहर वाला बच्चा क्या बन गया? एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, या गांव वाले बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, या वे ऑफ स्पीकिंग की कमी आ गई, या जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंसेस आ गई। अब बात को एक्सप्रेस करना, दोनों के अंदर बहुत सारे शब्द है, उसके अंदर भी वाक्पटुता है, उसके अंदर भी वाक्पटुता है, लेकिन शहर वाला बच्चा उस वाक्पटुता और अपने शब्दों का बयान करते टाइम हो सकता है वो बहुत सारे सिनोनियम्स यूज कर ले, पर्यायवाची यूज कर ले, और गांव वाला बच्चा शब्द उसके पास भी थे लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहने के लिए मुझे एज इट इज वर्ड यूज ना करके मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दोनों बच्चे एक सेम टॉपिक पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो शहर वाला बच्चा बहुत सारे सिनोनिम्स यूज कर जाए और गांव वाला बच्चा एज इट इज वर्ड यूज कर जाए, तो क्रिएटिव कौन हो गया? क्रिएटिव कौन हो गया? शहर वाला बच्चा। जबकि दोनों क्या थे? एक ही माँ बाप की संतान थे। इसका मतलब उसके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ा? उसके ऊपर वातावरण का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं परिपक्वता की, तो परिपक्वता जो है मेच्योरिटी है, और मेच्योरिटी लाने के लिए वो जैसे एनवायरनमेंट में रहा, जैसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन रही। अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? वातावरण। गरीब का बच्चा पढ़े, एक अमीर का बच्चा पढ़े। गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, वो सिर्फ पढ़ने जाता है जहाँ पर एजुकेशन मिलती है, लेकिन अमीर का बच्चा क्या करता है? वहाँ पर डांस भी होगा, वहाँ स्विमिंग भी होगी, वहाँ एक्टिंग भी होगी, मिमिक्री भी होगी, जीडी भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, यानी कि उसके स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी और एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ा? खान पान का इफेक्ट भी पड़ सकता है। अब खान पान है वो हेरिडिटी में नहीं आता। दो बच्चे एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन एक का खान पान बहुत अच्छा है और एक का खान पान अच्छा नहीं है, उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है, किसी को फैसिलिटीज कम मिल रही है, खान पान का इफेक्ट आ गया तो उसके अंदर शारीरिक वृद्धि कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वातावरण वाले इफेक्ट होते हैं, ये इफेक्ट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इनको क्या कहते हैं? डायनेमिक इफेक्ट कहते हैं, और इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल, या इसी को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक। अब जब प्रेडिक्शन की बात आती है, अनुमान की बात आती है, तो हम यहां से अनुमान लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है। जैसे वंशानुक्रम में जैसे हेरिडिटी में बच्चा पैदा होता है, हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं? हम यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि हम क्या कर पाते हैं? प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। और यहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसका मतलब बात करूं, अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
जा सकता। इसका मतलब मैं बात करूं कि डेवलपमेंट की, बात करूं मैं डेवलपमेंट की, तो इसको डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वंशानुक्रम पर डिपेंड करेगी या फिर किस पर डिपेंड करेगी? वातावरण पर। वातावरण पर, यानी कि इसका तो हम क्या लगा लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं, और इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या है? अनुमानित भी है और अनअनुमानित भी है, यानी कि प्रेडिक्टेबल भी है और नॉन प्रेडिक्टेबल भी है। यानी कि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी हम अनुमान लगा लेते हैं वंशानुक्रम के बेस पर, और वातावरण के बेस पर हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो हम कह सकते हैं कांट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते। जब ये भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए किसी एक का होने से काम नहीं चलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ये लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा हट गया। ये क्या है? ये कौन से कारक है? ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स। और ये क्या थे? वेरिएबल। अब बात आती है क्वेश्चन और यहाँ से कि जो विकास है, विकास है, डेवलपमेंट है, उसके अंदर वंशानुक्रम की भूमिका, वंशानुक्रम, और दूसरा लिख दिया मैंने वातावरण, किसका कितना इफेक्ट है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। क्वेश्चन में आता है यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। तो एचटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एचटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या बताया जाता है? जो वंशानुक्रम होता है और जो वातावरण होता है उसका आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि इसको मैं लिखूं, विकास को डेवलपमेंट लिखूं तो डी, वंशानुक्रम को हेरिडिटी लिखूं तो एच, और मल्टीप्लाई में वातावरण को एनवायरमेंट लिखूं तो ई। यानी कि इनका रिलेशन कैसा होता है? एच मल्टीप्लाई ई, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, या हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट एंगल पता है ना मैथ में? साथ साथ मैथ को भी देखो। मैथ की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो एंगल का सम 90 होता है, तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल बन जाता है। अब मैंने कहा कि एक एंगल 70 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 20, यानी कि 70 और 20 मिलकर क्या बन गए? 90। मैंने कहा एक एंगल 10 का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट 70 होगा। मैंने कहा एक एंगल 1 डिग्री का है, तो दूसरा क्या होगा? 89 डिग्री, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो वंशानुक्रम के बिना भी विकास संभव नहीं है और वातावरण के बिना भी विकास संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और सेपरेट नहीं कर सकते हैं यानी कि एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा है। ठीक है, एक वर्ड यहां पर आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन, या लिख दूं प्रोडक्ट, या लिख दूं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साइन किसका है? मल्टीप्लीकेशन का। प्रोडक्ट का मतलब ये साइन किसका है? प्रोडक्ट का है। और इंटरेक्शन का मतलब भी क्या होता है? एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है। अगर ये 0 हो गया तो 0 की मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो क्या हो गया? ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या होगी? 0। तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको 0 कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? 0। हाँ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये भी 50% है और ये भी 50% है। हो सकता है कि ये 10% हो, और हो सकता है कि ये 90% हो, या हो सकता है ये 70% हो, या 20%। ऐसी परसेंटेज में कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया हुआ है। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। कहीं पर भी इनको ऐसे परसेंटेज में डिवाइड नहीं कर रखा कि एक 70% है और एक 20% है, या दोनों 50-50 है। कम ज्यादा हो सकते हैं किसी स्टेज के ऊपर। किसी, अब मान लो बच्चे की उम्र, विकास हो रहा है, अब बच्चे का विकास हो रहा है, जैसे कि मैं बात करूं कि बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में क्या होती है कि एक बार के लिए उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, पर ऐसा थोड़ी है कि वो चीजों को सीखना बंद कर देता है। उसका मानसिक विकास तो उस टाइम हो रहा होता है, यानी कि किसी टाइम उसके ऊपर वंशानुक्रम का ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे कि बच्चा गर्भ में होता है, अब गर्भ के टाइम किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? वंशानुक्रम का, क्योंकि उसको तो वातावरण क्या है? वातावरण कौन सा? उसकी माँ के जो गर्भ का ही वातावरण है, वही तो वातावरण मिल रहा है ना उसके लिए। वहां पर कोई टीचर बैठा है?
नहीं बैठा। उसके लिए वहां पर कोई जाति बैठी है? नहीं बैठी। वहां पर कोई देश का डिसाइड हो रहा है? वहां पर गरीब अमीर डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो सिर्फ उसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है? वंशानुक्रम का। वातावरण कौन सा मिला? जो माँ का खान पान है, जो माँ का नेचर है, जो माँ का उस टाइम पर बिहेवियर है, जो माँ की उस टाइम मेंटल कंडीशन, वही तो वातावरण मिल रहा है ना। बाकी तो सारा इफेक्ट किसका होता है गर्भ के अंदर? वंशानुक्रम का होता है। जब बच्चा बाहर आता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तब उसके ऊपर वातावरण का भी इफेक्ट आने लग जाता है। उस टाइम तो वंशानुक्रम का तो जितना आना था वो आ चुका होता है। उसका वो काला है, गोरा है, जो भी उसके माइंड के अंदर संपर्क बनने थे तो बन चुके हैं। अब उसके किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके ऊपर परिपक्वता की जरूरत पड़ेगी, मेच्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। उसका अधिगम करने का जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये मत मानना कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, 50-50 है। उसकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, किसी स्टेज में तो उसकी डेवलपमेंट शारीरिक विकास की हो रही होगी, किसी स्टेज में उसके डेवलपमेंट मानसिक विकास की हो रही होगी, या फिर हम कहें संवेगात्मक विकास हो रहा होगा, या हम कहें उसके अंदर सामाजिकता आ रही होगी। अब बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम पर उसका समाज कौन है? सिर्फ उसकी माँ है। वो माँ को ही समाज मानता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके अंदर नैतिकता भी आएगी, उसके अंदर सामाजिकता भी आएगी, वो संक्रिया करना भी सीखेगा। यानी कि उसकी डेवलपमेंट के ऊपर की जो स्टेजेस होती हैं उस पर डिपेंड करता है एक्चुअल में तो डेवलपमेंट, और उसकी स्टेजेस में ये वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका होती है। डोमेन किस टाइम पर वंशानुक्रम डोमेन हो जाए और किस टाइम पर वातावरण डोमेन हो जाए? डोमिनेट मतलब हो सकता है किसी टाइम पर इसकी अधिकता हो जाए, जैसे कि गर्भावस्था में, और किसी टाइम पर जब बच्चा सीख रहा होता है, सामाजिकता और ये आती है लेवाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तब वातावरण का इफेक्ट आ जाए। ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। किसी के अंदर इसकी अधिकता हो सकती है, किसी के अंदर इसकी अधिकता हो सकती है। यानी कि यहाँ पर इसको इफेक्ट करने वाले कारण बताऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर लिखते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, किसी स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डोमिनेट कौन सा है, यानी कि हम कहेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। उस टाइम पर कौन सा डोमेन, जैसे कि गर्भावस्था में वंशानुक्रम होता है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। या फिर मैं कहूं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनका डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जो हमारा हेरिडिटी लॉ है, जो हमारा वंशानुक्रम का जो नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। वातावरण वाला तो तुम्हें पता ही है कि वातावरण क्या है, बाह्य कारक है। अब पढ़ते हैं हेरिडिटी ऑफ लॉ। सबसे पहले तो बात करूं कि हेरिडिटी ऑफ लॉ है, ये बीजमैन का जो लॉ था। बीजमैन ने क्या कहा कि बच्चे का जन्म एक कोशिका से हुआ। अब उस एक कोशिका के अंदर 23 गुणसूत्र माँ से आए थे और 23 गुणसूत्र पिता से आए थे, तब 46 गुणसूत्र बने थे, और 46 गुणसूत्र से एक कोशिका बनी थी। फिर उस कोशिका का क्या हुआ था, सेल डिवीजन हुआ था। जब सेल डिवीजन हुआ तो उसके अंदर माँ के कितने गुण हावी रहे, बाप के कितने रहे, या माँ की पीढ़ियों के कितने गुण हावी रहे, या फादर की कितने पीढ़ियों के गुण हावी रहे, वहां से क्या हुआ, यानी कि गुणों का स्थानांतरण हुआ। गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। यानी कि जब बात करें हेरिडिटी लॉ, यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का नियम, वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था? ये किसने दिया था? बीजमैन ने। ये दिया था बीजमैन। बीजमैन ने क्या कहा था कि बच्चे का जन्म किससे होता है, एक कोशिका से होता है। अब एक कोशिका के अंदर फादर के भी गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र कहां से आते हैं, माँ से आते हैं, और 23 ही गुणसूत्र किससे आते हैं, गुणसूत्र किससे आते हैं, फादर से आते हैं, पिता से आते हैं। ठीक है। और टोटल कितने बन गए, 46 गुणसूत्र। अब 46 जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्रों में क्या निकल कर आते हैं, गुण, यानी कि जीन्स। अब जिसके जीन्स ज्यादा आएंगे बच्चा उस जैसा ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणों का स्थानांतरण, गुणों का स्थानांतरण।
ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। गुणों का स्थानांतरण या गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि यहाँ पर गुणों का स्थानांतरण किस हो रहा है और गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? माता पिता के माध्यम से। गुणों का स्थानांतरण होना किसके माध्यम से? माध्यम किसके होना? माता पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से। अब गुणों से आगे मैं लिख दूं पिछली पीढ़ियों के गुणों का स्थानांतरण, यानी कि पिछली पीढ़ियों के गुणों का स्थानांतरण। माध्यम किसको बनाया? माता पिता को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर गुण किसके आते हैं? हमारे अंदर गुण माँ बाप के तो आते ही हैं। हो सकता है कि माँ बाप का एक भी गुण ना आए, और हो सकता है कि माँ बाप के सारे गुण आ जाए, और हो सकता है कि माँ बाप के नहीं आए पर माँ बाप के आ जाए। यानी कि मेरे दादा की हाइट अच्छी है, मेरे फादर की हाइट अच्छी नहीं है, मेरी माँ की हाइट अच्छी नहीं है और मेरी हाइट अच्छी निकल गई, तो माँ बाप की हाइट तो छोटी थी और मेरी हाइट बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर गुण किसके आ गए? मेरे अंदर मेरे दादा के गुण आ गए। अब सामाजिकता की बात करूं, यानी कि बात को कहने का जो तरीका है, मेरा जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, मेरा जो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, हो सकता है कि मेरे माँ बाप दोनों शाय नेचर के हो और मेरे फादर के जो फादर है वो एक्सट्रोवर्ट नेचर के रहे हो, तो मेरे अंदर जो वाक्पटुता आ गई वो क्या आ गई? पिछली पीढ़ी के गुण आ गए। अब कुछ गुण दब जाते हैं और कुछ गुण क्या हो जाते हैं? हाईलाइट हो जाते हैं। जो गुण हाईलाइट होते हैं वही अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जो बीजमैन का जो नियम था, जो लॉ था, लॉ ऑफ हेरिडिटी, उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी। 3 पार्ट यही लिख देती हूँ इसी पेज पर ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि समान गुणों का स्थानांतरण हो जाना। समान गुणों का हस्तांतरण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाए? समान। जैसे माँ बाप हैं वैसे ही बच्चे हो। माँ बाप गोरे हैं, बच्चे गोरे हो गए। माँ बाप की बुद्धि जैसी इंटेलिजेंट है तो बच्चे की बुद्धि भी क्या हो जाएगी? बच्चा भी क्या होगा? उसका IQ भी क्या होगा? अच्छा होगा। माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? गोरे होंगे। यानी कि ये जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी है इसको क्या बोला जाता है? लाइक बिगेट लाइक। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? लाइक बिगेट लाइक, यानी कि माँ बाप की बिल्कुल कॉपी हो जाना। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, लेकिन सिमिलरिटी आ जाएंगी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी के अंदर रिजेम्बलेंस आ जाएगी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? रिजेम्बल, रिजेम्बलेंस का गुण। ठीक है, वो क्या करेंगे? माँ बाप के साथ रिजेंबल करेंगे। माँ बाप इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट होगा। माँ बाप मूर्ख है तो बच्चा भी मूर्ख होगा। माँ बाप की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी हो जाएगी। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। यानी कि सेम किस में हो सकते हैं? वो टैलेंट में हो सकते हैं, वो IQ में हो सकते हैं, वो डल हो सकते हैं। यानी कि अब ऐसा है कि जैसा माँ बाप वैसा बच्चा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे डल हो सकते हैं या इंटेलिजेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। जो पुराने जो मैं बात करूं एक्टर्स हैं, धर्मेंद्र है, उनके बेटे के अंदर क्या उतनी इंटेलिजेंसी थी? सिनेमा के अंदर, हॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बात करें कि जो माँ बाप थे क्या बेटा वैसा कर पाता है? जरूरी नहीं है सेम कर पाए। हो सकता है कि उनके इंटेलिजेंसी, उनकी मूर्खता ऊपर नीचे हो जाए। यानी कि इसको क्या नहीं मान्यता दी गई? इसको सार्वभौमिक लॉ नहीं माना गया, इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं माना गया। यानी कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी को क्या बोला? नॉट ए यूनिवर्सल, यानी कि इसको सार्वभौमिकता नहीं दी गई और इसको क्या बोल दिया गया? यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि जैसे माँ बाप है वैसे ही बच्चे हो। फिर इसके बाद दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी। ये क्या था? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। दूसरा लॉ क्या आता है? लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि माँ बाप जैसे हैं सेम वैसे बच्चे नहीं होंगे, उनके अंदर क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएशन होगा। और एक ही माँ बाप के 2 बच्चे भी सेम नहीं होंगे।
थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा गांव में पढ़ रहा है, एक बच्चा शहर में पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर वातावरण का इफेक्ट था। लेकिन वातावरण के इफेक्ट को भी ना देखें तो उसका वंशानुक्रम इफेक्ट देखें, तब भी एक माँ बाप के दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते और माँ बाप जैसे भी बच्चे नहीं हो सकते। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या होगा कि माँ बाप से भिन्नता, माँ बाप से भिन्नता, या दूसरा अगर एक माँ बाप के दो बच्चे सेम मतलब एक ही माँ बाप के बच्चों में विभिन्नता, ऐसा किसमें बताया गया? लॉ ऑफ वेरिएशंस में बताया गया। तीसरा लॉ क्या आता है? ये क्या होता है? मतलब एक माँ बाप के दो बच्चे हुए और दोनों बच्चे सेम नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है? अब जुड़वा बच्चे सेम हो जाते हैं और जुड़वा बच्चे सेम नहीं होते। हो सकता है कि वो एक सेम कोशिका का डिवीजन हुआ उससे बने हो, या दो अलग अलग कोशिकाओं का डिवीजन हुआ, यानी कि दो अलग अलग गर्भावस्था में, जब गर्भावस्था स्टेज पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो अंडाणु और शुक्राणु हैं वो अलग अलग, यानी कि एक टाइम पर एक औरत का एक ही अंडाणु एक्टिव हुआ, उस अंडाणु और शुक्राणु से मिला तो एक कोशिका बनी और उसका सेल डिवीजन हुआ, तो वो बच्चे क्या होते हैं? एक जैसे से पाए जाते हैं, लगभग एक जैसे पाए जाते हैं। उनका लिंग भी एक जैसा होता है, लड़के हैं तो लड़के, लड़की है तो लड़की। लेकिन अगर किसी टाइम पर गर्भावस्था के दौरान एक लेडी का दो अंडाणु एक्टिव हो जाएं और वो दो अलग अलग शुक्राणु से मिलेंगे, तो उन बच्चों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। उनका जेंडर भी, उनका लिंग भी अलग मिलेगा और उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकता, ये सब चीजों में क्या मिलेगी? डिफरेंस मिलेगा। यानी कि एक माँ बाप के दो बच्चों की में भी भिन्नता हो सकती है और माँ बाप से जो विभिन्नता होती है, माँ बाप जैसे बच्चे ना हो, यानी कि हाइट वाले का बच्चा कम हाइट वाला बन जाए, तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगी? माँ बाप से भिन्नता। तीसरा क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन। ये प्रत्यागमन याद रख लेना, क्योंकि ऊपर वाले तो तुम्हें इतनी इंग्लिश और हिंदी आती है कि सेम हो अलग हो, यहाँ पर क्या है? प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अपोजिट। माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बिल्कुल नालायक है, डफर है, ठीक है। माँ बाप बहुत ही गोरे हैं, बच्चा बिल्कुल ही काला है। अब ऐसा नहीं है कि वो उनका बच्चा नहीं है, हो सकता है कि उनकी पिछली पीढ़ियों में कोई बिल्कुल ही अलग रहा हो, तो यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन बोला जाता है। यानी कि माँ बाप से बिल्कुल ही भिन्नता, माँ बाप से बिल्कुल ही विभिन्न बच्चा, विभिन्न बच्चा, ठीक है। पेज पे जगह नहीं बची। तो यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी में तीन लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन, या उसी को बोला जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब ये जो वंशानुक्रम है इसके अंदर तीन वैज्ञानिक और आए, थोड़ा सा उनका और देख लेते हैं। एक थे लामार्क, दूसरे कौन थे? दूसरे थे गाल्टन, और तीसरे कौन थे जिन्होंने सफेद चूहे और मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? वो कौन थे? मेंडल। वो कौन थे? मेंडल। इनके नाम भी, जैसे बीजमैन नाम लिखवाया था ना, ऐसे इनके नाम भी देख लेना। लामार्क तो क्या कहते हैं? इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? वो जिराफ वाला, कि जिराफ पहले क्या था? जिराफ पहले घास फूस खाता था, जो जमीन पर घास फूस होता है। फिर जमीन पर घास, तब उसकी गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जमीन पर जो घास था वो घास खत्म होता गया और उसने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना शुरू किया और उसने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पेड़ पौधों को खाने के लिए गर्दन को ऊपर करता गया, आगे आने वाली पीढ़ियों में जिराफ की गर्दन क्या होती गई? लंबी होती गई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था? जो जिराफ वातावरण के साथ समायोजन कर गए, अडेप्ट कर गए वातावरण को, वो तो जिंदा रह गए, और जो अडेप्ट नहीं कर पाए, यानी कि पेड़ पौधों को जिन्होंने नहीं खाया, सिर्फ घास फूस को खाते रहे और घास फूस खत्म होने लगा, तो यानी कि वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाए। यानी कि यहाँ पर क्या बात की गई? लामार्क क्या कहते हैं? अक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि अक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि ट्रेट क्या होते हैं हमारे? ट्रेट क्या होते हैं हमारे? सील गुण। एक पिछली क्लास में बताया था मैंने, सील गुण। सील गुण क्या होते हैं? हमारी क्वालिटी। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अर्जित करना।
अब अर्जित करने का मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम नहीं है ये वातावरण से अर्जित किया। उसकी गर्दन है वो छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उसको घास पेड़ पौधों को ऊपर से खाना पड़ा तो उसकी गर्दन बड़ी होती गई। यानी कि उसने क्या किया, उसने इस क्वालिटी को क्या किया, अर्जित किया है, अक्वायर किया है। अब अक्वायर कहाँ से किया है, वातावरण से। ये बात तो कौन करते हैं, लामार्क। यानी कि आपसे पूछा जाए लामार्क किसकी बात करते हैं, लामार्क करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट की या अर्जित शील गुणों की बात करते हैं। शील गुण क्या होते हैं, आदमी के अंदर जो क्वालिटीज होती है, अब वो क्वालिटी को अपने वातावरण के साथ समायोजित करता गया, एडजस्ट करता गया, तो उसके अंदर ये गुण आ गए। और ये बात किसकी करते हैं, लामार्क। ये बात कौन करते हैं, लामार्क। दूसरी बात आती है गाल्टन की। गाल्टन क्या कहते हैं, पुरानी पीढ़ियों से गुणों का हस्तांतरण, गुणों का हस्तांतरण। अब जो हमारा था लॉ ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन, उसमें तो यही थी ना कि पिछली पीढ़ियों के आ जाएं, जरूरी नहीं है माँ बाप वाले आए। यानी कि बच्चे विभिन्न क्यों बन जाते हैं, पिछली पीढ़ियों के गुण आ जाते हैं। यानी कि गुणों का हस्तांतरण हो जाना, या फिर हम बोलेंगे जीन्स का ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, यानी कि जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन through the medium of पेरेंट्स को माध्यम बनाकर गुणों का ट्रांसफर हो जाना। ये बात किसने कही थी, गाल्टन ने कही थी। और मेंडल थे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सफेद चूहे और मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था। और मेंडल ने क्या कहा था, माता पिता की संतान में जो भिन्नता होती है, यानी कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, सफेद चूहों पर किया था, और किस पर किया था, मटर के दानों पर किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि एक ही माँ बाप की दो संतानों में भी विभिन्नता होती है। यानी कि माँ बाप की संतानों में, माँ बाप की संतानों में विभिन्नता। ठीक है, ये क्या था हमारा लॉ ऑफ हेरिडिटी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो तीन लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता में सेम होंगे, विभिन्नता में अलग होंगे, अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। और रिग्रेशन के अंदर बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। यानी कि जो लॉ ऑफ विभिन्नता वाला था, लॉ ऑफ वेरिएशन वाला था, सेकेंड लॉ कहाँ है, ये वाला। जो लॉ ऑफ वेरिएशन वाला था, इसके अंदर कुछ चीजों में सिमिलरिटी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि धर्मेंद्र का लड़का कला के अंदर अच्छा कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा था जितने उसके पेरेंट्स ने किया। किसी बच्चे की हाइट अच्छी है, लेकिन माँ बाप से फिर भी कम है। यानी कि सेम हो सकते हैं और मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है। या एक माँ बाप के दो बच्चों में क्या होती है, विभिन्नता। ठीक है, तो ये तीनों लॉ हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हेरिडिटी के अंदर, वंशानुक्रम के अंदर लॉ कौन कौन से हैं। तीन ही लॉ हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।